मैं नानी के पास रहूंगी। ज्योति बचपन से ही होशियार और तेज दिमाग की है। जब देखो उसके दिमाग में पैसा 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 ही चलता रहता है। एक रोज ज्योति राजीव और विवेक से कहती है, तुम लोगों को पता है ना, माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का भी बराबर का हक है। शादी के बाद भी मेरा इस घर पर उतना ही हक रहेगा जितना अभी है। अरे यार, पहले तू यहाँ से जा तो। मम्मी देख रही हो ना, अभी से ही ये हिस्से बंटवारे की बात कर रही है। सीता हंसने लगती है और कहती है, तुम तीनों पागल हो, चलो खाना खा लो। पागल की बात नहीं है मम्मी, अभी से ही हिस्से की बात होने लगी है घर में। अरे वो तो इसलिए कह रही है ताकि तुम लोग उसकी शादी के बाद उसका कमरा ना छीन लो। बच्ची है, घर छोड़ के जाना कितना मुश्किल होता है, कोई लड़की से पूछे। वही ना मम्मी, इन दोनों को क्या है, हमेशा यहीं रहेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज़ ज्योति के लिए अरविंद का रिश्ता आता है। अरविंद के पिता जगदीश कहते हैं, ज्योति के पापा से मेरी अच्छी जान पहचान थी। उनका व्यवहार तो किसी से छुपा नहीं है, बहुत अच्छा नेचर था उनका। ज्योति बिटिया के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा मेरे बेटे अरविंद के लिए ज्योति से अच्छी लड़की कोई नहीं मिलेगी मुझे। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना इस रिश्ते से? भाई साहब, मुझे ज्योति की शादी तो करनी है। जान पहचान में अगर शादी हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। कम से कम मुझे कोई डर तो नहीं रहेगा। लेकिन बात यह है कि मैंने अभी ज्योति की शादी का सोचा नहीं है। अभी मेरे हाथ में पैसे नहीं हैं। अरे शादी के खर्च की आप चिंता मत कीजिए, आप अरविंद को देख लीजिए और दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद कर ले, बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है, फिर कल शाम माता रानी के मंदिर में मिलते हैं, वहीं बच्चे एक दूसरे से मिल लेंगे। ठीक है, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जगदीश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोनों परिवार मंदिर में पहुँच जाते हैं। सीता अरविंद से कहती है, बेटा तुम और ज्योति अकेले में बात कर लो, आखिर तुम दोनों को ही तो निभाना है। हम तो आज मरे, कल दूसरा दिन। अरविंद ज्योति को लेकर मंदिर की दूसरी तरफ चला जाता है। दोनों बहुत देर तक आपस में बातें करते हैं। ज्योति मन ही मन सोचती है, लड़का तो पैसे वाला है, इसके घर में ना मुझे काम करने की टेंशन होगी और ना ही प्रॉपर्टी की। शादी कर लेती हूँ, बाद में सब कुछ अपने अंडर में कैसे करना है उसमें तो ज्योति तू तेज़ पहले से ही है। अरविंद सोचता है, ज्योति सुंदर है, ज़्यादा हाईफाई भी नहीं है, मेरे घर को संभाल लेगी अच्छे से। पैसा तो किसी पर भी खर्च करना ही होगा, कम से कम कोई ऐसी आ जाए जिससे मुझे दिक्कत ना हो। थोड़ी देर बाद दोनों सबके पास चले जाते हैं और अरविंद कहता है, पापा मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। मम्मी मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। फिर तो बहन जी झटपट शादी का मुहूर्त निकलवाइए, हमें ₹1,000 और नारियल के साथ अपनी बेटी दे दीजिए। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी को बुलवाकर सगाई और शादी का डेट निकलवाती हूँ। ठीक है, फिर हम चलते हैं। दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं। सीता विवेक और राजीव से कहती है, अभी तुम दोनों फालतू खर्च कुछ भी नहीं करोगे। अभी ज्योति की शादी में हमें पैसों की ज़रूरत होगी। ऐसे ही मुझे चिंता सता रही है, कहाँ से शादी के खर्चे निकालेंगे। कुछ सोना बेच देती हूँ। तुम टेंशन मत लो मम्मी, सब हो जाएगा। मैं और विवेक हमारे पास जो भी है वही पहन लेंगे। तुम ज्योति की तैयारी अच्छे से कर दो। मैं भी अपनी वही साड़ी में काम चला लूँगी। सीता पंडित जी को बुलवाकर शादी की डेट निकलवाती है। अगले महीने की 10 तारीख विवाह के लिए शुभ है, नहीं तो फिर 3 महीने तक कोई लगन नहीं है। तब सगाई की जगह सीधा शादी ही कर देते हैं। हाँ मम्मी ठीक है ना, सगाई का खर्च भी बच जाएगा। जितने दिनों सगाई रहेगी कुछ ना कुछ खर्च होता ही रहेगा। अरे लेकिन बेटा इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? सब हो जाएगा मम्मी, मैं अपने दोस्तों को बुला लूँगा। ठीक है, फिर मैं समधी जी को बता देती हूँ। सीता जगदीश से बात करती है, समधन जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहू जितनी जल्दी मेरे घर आ जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है। सीता अपनी शादी की सोने की चेन बेच देती है और उसी पैसों से ज्योति के लिए कपड़े और ज़रूरत का कुछ सामान खरीदती है। फिर अपने कुछ शादी के जेवर में से उसके लिए कान के झुमके, पायल और बिछिया खरीदती है। 1 महीने बाद ज्योति की शादी हो जाती है। ज्योति अपने ससुराल जाती है और आराम से एडजस्ट हो जाती है।
ना तो उसे कोई काम करना पड़ता है और ना ही कोई सामान खरीदने में सामान के दाम देखने पड़ते हैं। जगदीश ज्योति से कहता है, बहू, अब घर और तेरे देवर की जिम्मेदारी तेरी है। मैं तुझे पसंद करके घर लेकर आया हूँ, अब तू अपनी पसंद से देवरानी ले आना बेटा। हाँ हाँ पापा जी, अब आप ना निश्फिक्र रहिए, मैं सब कुछ देख लूँगी। ज्योति आती ही कुछ ही दिनों में पूरे घर पर कब्जा कर लेती है। एक रोज़ ज्योति का देवर आनंद उससे कहता है, भाभी मुझे ना चाउमीन खाने का मन कर रहा है। भाई तुम्हें तो कुछ भी मन करे, मुझसे चाउमीन नहीं बनेगा, सुबह से इतने काम कर रही हूँ। तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ लोगों की फरमाइश खत्म नहीं होती है। दुखी हो गई हूँ मैं तो। अरे ज्योति, ये तुम क्या बोले जा रही हो? ये तुम्हारा देवर है, तुम्हारे भाई के समान है। अरे तो मैं क्या करूँ, मरती रहूँ अकेली? जब देखो ज्योति ज्योति ज्योति, थक गई हूँ मैं। 1 महीने में लग रहा है कि 1 साल हो गया है। मैं अपने मायके जा रही हूँ आज। ज्योति कमरे में जाकर अपनी पैकिंग करने लगती है। मायके में भी अपना दबदबा बनाकर रखना होगा, नहीं तो दोनों भाई सारी प्रॉपर्टी चट कर जाएंगे। पापा के डिपॉजिट के पैसे भी आने वाले हैं, मुझे वो पैसे अपने अंडर लेने होंगे। मायके जाते रहना होगा और दोनों भाइयों की शादी से पहले ही मुझे बंटवारा कर देना होगा, ताकि भाभियाँ आने के बाद कुछ कर ही ना सके। ज्योति अपने मायके चली जाती है। इधर आनंद जगदीश से कहता है, पापा मेरी शादी करवा दो। आपने तो कहा था ऐसी लड़की ला रहा हूँ जो घर की जिम्मेदारी समझेगी, जो हम लोगों के लिए कुछ करेगी। पर भाभी तो इतना सुनाती है कि पूछो मत। मैं भी इसी चिंता में डूबा हूँ। क्या सोचकर ज्योति को पसंद करके लाया था और क्या हो गया पता नहीं। इतने भले इंसान की बेटी ऐसी कैसे हो सकती है? पापा एक काम कीजिए, अब वापस घर का हिसाब किताब अपने पास रखिए और आनंद की शादी के लिए लड़की देखना होगा हमें। जितनी जल्दी कोई आ जाएगी उतना अच्छा होगा, फिर ज्योति अपना नहीं चला सकेगी इस घर में। ठीक है बेटा, ऐसा ही करते हैं। उधर सीता ज्योति से कहती है, ज्योति बेटा कैसा है तेरा ससुराल? क्या बताऊँ मम्मी, इतना काम करवाते हैं ये लोग कि पूछो मत। सुबह से लेकर काम काम काम। 1 महीने में मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया, क्या करूँ? अरे तू आराम कर, शादी के बाद पहली बार आई है तो 15 दिन तो रहेगी ना, मैं समधी जी से बात कर लूँगी। हाँ मम्मी, पता ये लोग ना मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, ये बोलकर कि खाना कौन बनाएगा। क्या? पर समधी जी तो बहुत सीधे लगते हैं। क्या सीधे, सब कहने के लिए। देवर तो मेरा और भी ड्रामेबाज है, उसे तो 10 तरीके का खाना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। अरे बेटा, शादी के बाद ससुराल जैसा भी हो उसे निभाना पड़ता है, तो आराम कर बेटा। ज्योति अपने कमरे में जाती है और देखती है कि विवेक का सारा सामान वहाँ पड़ा है और उसके कपड़े बेड पर बिखरे पड़े हैं। ये क्या विवेक, ये मेरा कमरा है, तुम लोग ने मेरे कमरे पर अपना कब्जा कर लिया। हाँ नहीं तो क्या, तुम तो चली गई हो अपने ससुराल, अब वहाँ तुम्हारा हिस्सा होगा ना, या नहीं है? हम दोनों भाई कब तक एक ही कमरे में रहेंगे? ऐसे भी ये कमरा खाली पड़ा है। मेरा कमरा खाली रहे या कुछ भी, कोई इसमें नहीं रह सकता। मैं जब भी आऊँगी यहीं रहूँगी। तो रहो ना, किसने मना किया है? लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तभी तक, वरना नहीं। ज्योति तमतमा जाती है और विवेक का सामान निकाल देती है। ये मेरा कमरा है और मेरा ही रहेगा। मेरे जाते ही दोनों भाइयों ने घर पर कब्जा कर लिया। राजीव भी गर्मा गर्मी में कहता है, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये सब बिना बात के कर रही हो। अपना घर संभालो ना, हमारे घर में क्या होगा वो तुम नहीं देखोगी। तभी सीता बीच में आ जाती है। अरे बेटा तुम लोग शांत हो जाओ, वो बेचारी अभी तो पहली बार ससुराल से आई है। इतने में ही ज्योति बेहोश हो जाती है और सबको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ज्योति की माँ बनने की बात पर सब खुश हो जाते हैं। ज्योति इसी बात का बहाना बनाकर आए दिन अब मायके में रहने लगती है। ये कमरा तो मैं छोड़ने से रही, अभी तो मैं और फिर मेरा बच्चा भी यहीं रहेगा। उधर ज्योति की प्रेगनेंसी को लेकर जगदीश भी आनंद की शादी के लिए बात नहीं चलाता। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और ज्योति एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म देती है। बेटी को देखकर ज्योति मन ही मन कहती है, अब मेरी बेटी और मैं दोनों घर में हिस्सेदार बनेंगे। दादी के घर की सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी और नानी के घर का एक हिस्सा भी। राजीव और विवेक बच्ची को अपनी गोद में लेते हैं। हमारी प्यारी भांजी, इसका नाम होगा नृत्या, क्योंकि नृत्या के आते ही सब नृत्य करने लगे।
सब हंसने लगते हैं। नृत्या और ज्योति को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर अरविंद अपने घर ले आता है। ज्योति 1 महीना भी ठीक से अपने ससुराल में नहीं रहती और सीता से कहती है, मम्मी विवेक या राजीव को मुझे लेने भेज दो ना, मुझसे ना नृत्या संभाली नहीं जा रही। ठीक है बेटा, कल ही विवेक आकर तुझे ले जाएगा। अगले ही दिन विवेक ज्योति और नृत्या को अपने साथ घर ले आता है। मायके पहुंचते ही ज्योति नृत्या को सीता के हाथ में पकड़ा देती है। मम्मी अब तुम ही इसे संभालो, मुझसे तो संभाल ही नहीं जाती। मेरे स्टिच अभी तक सूखे नहीं और मुझसे इतना काम करवाते हैं ये लोग कि पूछो मत। मैं बच्चे को देखूँ या घर के काम, दुखी हो गई हूँ मैं। जब तक ये 6 महीने की नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी। हाँ हाँ बेटा रह ना, तेरा ही तो घर है। हाँ दीदी, नृत्या के साथ हमारा भी मन लग जाएगा। अपनी भांजी के लिए तो कुछ भी चाहिए तो बता देना, अब तो इसका मामा कमाता भी है। हाँ भाई। ज्योति अपने मायके में पहले की तरह ही रहने लगती है। उधर ज्योति के ड्रामे से परेशान जगदीश आनंद के लिए रिश्ता देखने लगता है। आनंद को देखने लड़की वाले आने वाले होते हैं। जैसे ही ये खबर ज्योति को पता चलती है वो लड़की वालों को भड़का देती है और रिश्ता होते होते टूट जाता है। मेरी नृत्या ही वारिस बनेगी आनंद की भी। अपनी देवरानी को तो मैं इस जन्म में आने ही नहीं दूंगी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और ज्योति आनंद का हर रिश्ता तोड़वा देती है। 6 महीने बाद ज्योति वापस अपने ससुराल जाती है। वहाँ पर नृत्या के कारण सब पर चढ़कर रहती और अरविंद से कहती है, अरविंद देखो मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, काम करूँ या इसे संभालूँ। मेरी देवरानी होती तो फिर भी मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन आनंद का रिश्ता तो अब होने से रहा। तुम खाने के लिए ना कोई काम वाली रख लो। ठीक है, मैं रख लेता हूँ। और मेरे नृत्या के पहले जन्मदिन पर उसे कोई बड़ा गिफ्ट देना, सोने की चेन या कोई ज़मीन उसके नाम पर ले दो। अब घर में एक अकेली मेरी नृत्या तो है, तुम 3 आदमी मिलकर इतना तो दे सकते हो ना। तब जगदीश वहाँ आकर बच्ची को गोद में लेता है और कहता है, बहू सब कुछ नृत्या का ही तो है, इसे नहीं देंगे तो किसे देंगे। देखते ही देखते नृत्या 1 साल की हो जाती है। उसके जन्मदिन की ग्रैंड पार्टी होती है। पार्टी में ज्योति के मायके वाले भी आते हैं। जगदीश तोहफे में ज़मीन देता है। पार्टी खत्म होते ही ज्योति सीता से कहती है, मम्मी मैं भी ना आप लोगों के साथ चलूँगी। नृत्या अपने मामा को बहुत याद कर रही है। पता है कल पूरी रात ना मुझे सोने ही नहीं दिया इसने। विवेक और राजीव की तस्वीर ही देखती रही। मुझे क्या दिक्कत होगी, चल बेटा तू भी। ज्योति भी माँ और भाइयों के साथ अपने घर चली जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। आए दिन ज्योति अपने मायके में ही पड़ी रहती। ज्योति अपनी बेटी को अपने भाइयों के ऊपर छोड़ देती है। राजीव और विवेक को भी नृत्या से बहुत लगाव हो जाता है। देखते ही देखते नृत्या 3 साल की हो जाती है। अरविंद एक रोज़ ज्योति से कहता है, तुम्हें तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। अब वो बड़ी हो गई है, उसका एडमिशन करवाना होगा स्कूल में। मुझे पता है, तुम उसकी फिक्र मत करो। जब सब पता है तो कल चली जाओ, पता नहीं एडमिशन कब बंद हो जाए। मैं यहाँ नहीं, अपने मायके में अपनी बच्ची का दाखिला करवाऊंगी। ज्योति अपने मायके चली जाती है और जाती ही वहाँ रोने लगती है। राजीव नृत्या को अपनी गोद में ले लेता है। क्या हुआ दीदी, कुछ बोलो तो। क्या बोलो, कल चलते चलते रह गए नृत्या। मैं खाना बना रही थी, उसी बीच ये भी रोते रोते वहाँ आ गई। मैं चावल का पानी पसाने के लिए उतार रही थी और नृत्या मुझसे टकरा गई। बाल बाल बची है ये। तू रहने दे बेटा, नृत्या को यहीं छोड़ दे, अब तो वो बड़ी भी हो गई है। हाँ मेरी गुड़िया अब यहीं रहेगी, अब सीधे ना ग्रेजुएशन के बाद ही इसे भेजेंगे। ठीक है, अब तुम लोग यही चाहते हो तो नृत्या को यहीं रख लो। मैं भी ना कुछ दिन यहीं रह जाती हूँ। वैसे भी ना नृत्या अपने मामा के पास ही ज़्यादा खुश रहती है। चलो अच्छा है, कल नृत्या का एडमिशन करवा दो। राजीव की शादी की मैं सोच रही थी, बहू आ जाएगी तो नृत्या के लिए भी अच्छा होगा। राजीव नृत्या का दाखिला स्कूल में करवा देता है। सीता राजीव के लिए लड़की देखने लगती है। ज्योति सोचती है, अगर कोई लड़की आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नृत्या का हक मारा जाए। मम्मी के दिमाग में कीड़ा डाल देती हूँ। ज्योति सीता के पास जाती है। मम्मी लड़की ना ज़्यादा चालू मत ले आना, वरना आजकल का ज़माना तुम जानती हो ना कैसा है। लड़की आने के बाद सबसे पहले तुम्हें ही निकालेगी। गलती से भी तुम राजीव या उसकी पत्नी के नाम कुछ भी मत करना।
अरे मैं अपने जीते जी किसी के नाम कुछ नहीं करूँगी, बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ मैं। ज्योति अपना काम करके अपने ससुराल चली जाती है। इधर राजीव के लिए गांव की लड़की को पसंद कर लेते हैं। उधर ज्योति अपने ससुराल में झगड़े करने लगती है। अब आप कब मरेंगे कौन जानता है। देखिए सब कुछ ना मेरे नाम कर दीजिए, आखिर वक्त में मैं ही तो आपकी सेवा करूँगी। भूल जाइए कि अन्न की बहू आएगी भी कभी। मैं अपने जीते जी किसी के नाम कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें जाना है तो चली जाओ, मेरी पोती को छोड़ आई हो ना, वहीं चली जाओ। ज्योति ज़ोर ज़ोर से जगदीश से बहस करने लगती है। तब अरविंद कहता है, तुम अपने मायके चली जाओ, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी तुम हमें जीने कौन सा देती हो। ऐसे नहीं जाऊंगी, अब जाऊंगी तो तुम्हारी पूरी संपत्ति लेकर जाऊंगी। देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और राजीव की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी भी नृत्या का ख्याल रखती है। नृत्या अपने मामा मामी और नानी के साथ इस तरह घुल मिल जाती है जैसे वही उसका अपना परिवार हो। अब धीरे धीरे उम्र के साथ नृत्या को भी अपनी माँ की हरकतें समझ में आती है और वो ज्योति से चिढ़ने लगती है। वो अब बड़ी हो जाती है और 10वीं में पढ़ने लगती है। एक रोज़ नृत्या को स्कूल से लाते वक्त विवेक और नृत्या देखते हैं कि लॉटरी बिक रही है। लॉटरी ले लो, लॉटरी ले लो, कौन जाने किसकी किस्मत कब खुल जाए। मामा मुझे एक टिकट लेना है। अरे बेटा ये सब बेकार है, कुछ नहीं निकलता। लेकिन मुझे लेना है मामा। विवेक भांजी की खुशी के लिए उसे टिकट दिलवाता है। अब तो खुश हो ना। हाँ मामा, देखना हमें बहुत बड़ी लॉटरी लगेगी। विवेक हंसने लगता है और दोनों चले जाते हैं। नृत्या रोज़ न्यूज़पेपर में अपनी टिकट का नंबर देखती रहती। अरे बेटा कुछ नहीं निकलता इन सब में, तो बेकार में ही अपना वक्त बर्बाद कर रही है। तभी नृत्या भागती हुई कमरे से अपनी टिकट लाती है और लॉटरी का नंबर मैच करती है और खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, मामा हम करोड़पति बन गए। अब नानी मैं तुम्हें चारों धाम ले जाऊंगी। अरे दिखा तो। नृत्या को लॉटरी लगी है, ये सुन के सब खुशी से पागल हो जाते हैं। ज्योति को जैसे ही लॉटरी की खबर लगती है वो अरविंद के साथ अपने मायके आती है। नृत्या बचपन से तुम अपने नानी घर में ही हो, चलो अब ना हमारे साथ रहना। तुम्हारे पापा दादा और चाचा भी ना तुम्हें बहुत याद करते हैं। मम्मी मुझे सब पता है, तुम मुझे लेने क्यों आई हो। तुम्हें मुझसे नहीं पैसों से प्यार है। अभी तक तो तुम्हें कभी मेरी फिक्र नहीं हुई, अब तो मैं नानी के पास ही रहूँगी, वही मेरी माँ है। तब हंसते हुए अरविंद कहता है, तुम पैसों के लिए सब कुछ करती रही और अब तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत ही तुम्हारे हाथ से चली गई। जैसे को तैसा। तुमने जो किया ना, तुम्हारे साथ ये होना ज़रूरी था। मैं नहीं तो क्या, मेरे बच्चे ने तुमसे आखिर में बदला ले ही लिया। आज मेरे दिल को सुकून मिला। ज्योति का मुंह बन जाता है और वो वापस अरविंद के साथ अपने ससुराल चली जाती है।